गुड इवनिंग बच्चों, मैं शिवांशु सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिव में। और जैसा कि हमने अपने पेपर के लिए लगभग चीज़ें कंप्लीट कर ली थी और आज हम लोग आपके कहना था कि सर मुझे एक चैप्टर पढ़ना है, पूरा पढ़ाया नहीं गया, हिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम था सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। शायद मैं इसको आपको आधा करा रहा था, फिर शायद उसके बाद कुछ कंडीशंस ऐसी आई जिसके कारण मैं इसको आपको पूरा नहीं करा पाया। तो फिर से इस चैप्टर को शुरुआत से स्टार्ट करते हैं और फिर से पूरी चीजें जानते हैं कि आखिर यूरोप में ये सोशलिज्म जैसी चीजें कैसी आई। और एक रिवॉल्यूशन आप पढ़ चुके हैं जिसका नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसके बाद होने वाला ये जो दूसरा रिवॉल्यूशन है द रशियन रिवॉल्यूशन, क्या ये वैसा ही रिवॉल्यूशन था या फिर इसमें कोई चेंजेस थे? तो इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब मैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन बता रहा था तो मैंने आपको वहां की सोसाइटी के बारे में बताया था। मैंने कहा रिवॉल्यूशन कौन करता है, तो रिवॉल्यूशन करने के पीछे जो सबसे पहला रीजन होता है वो सोसाइटी होती है। सोसाइटी का मतलब वहां पर रह रहे लोग होते हैं। अब वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनकी क्या है, कुछ ना कुछ सोच होगी और उनकी सोच के आधार पर ही रिवॉल्यूशन होता है। तो अब हम बात करेंगे कि यूरोप में किस तरह की सोच वाले लोग रहते थे, क्योंकि सबकी सोच तो एक जैसी नहीं होती है। आपको पता है कि कुछ लोगों की सोच दूसरी, कुछ लोगों की सोच दूसरी। कुछ लोग सोचते हैं कि बढ़िया मतलब किसी भी तरह से हम पढ़ लेंगे, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, पढ़ने के लिए हमें कॉपी किताब चाहिए। मतलब अलग अलग लोगों की जो सोच होती है वो अलग अलग होती है। तो उस समय यूरोप में किस तरह की सोच वाले, मतलब अलग अलग सोच वाले, अलग अलग विचारधाराओं वाले लोग रहते थे, सबसे पहले हम उनके बारे में यहां पर जानेंगे। इस चैप्टर को जब हम स्टार्ट करेंगे तो देखिए लिखा है नोट्स बेस्ड। हम सीबीएसई के आधार पर अपनी नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, कि हमारी नोट्स भी है जिसमें आप एनसीईआरटी की नोट्स प्राप्त कर सकते हैं जिसको चाहिए। बाकी मैं आप लोगों को तो भेज ही रहा हूं, और अगर किसी को भी चाहिए तो बिल्कुल आप मेरे नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने कहा सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन की अगर बात होती है कि यूरोप में कि सोशलिज्म कैसे आ रहा है, और यूरोपियन एक कंट्री भी है जिसका नाम है रसिया और वहां पर रिवॉल्यूशन भी कैसे हो रहा है। तो इन दोनों चीजों के बारे में जानने के लिए हमें इस चैप्टर के अंतर्गत घुसना पड़ेगा। और इस चैप्टर में जब हम देखेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे सोशलिज्म इन यूरोप। क्योंकि ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक हम पढ़ेंगे सोशलिज्म इन यूरोप का पार्ट और दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे रशियन रिवॉल्यूशन का। तो इस चैप्टर के सबसे पहले पार्ट पर आते हैं जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप, मतलब यूरोप में ये सोशलिज्म। अब सोशलिज्म का मतलब क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा जान लीजिए। सोशलिज्म को हिंदी में कहते हैं समाजवाद। ठीक है, तो पहली चीज ये जानिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो सोशलिज्म को हिंदी में कहते हैं समाजवाद। मतलब ये बेसिकली सोशलिज्म आया क्यों था, तो ये आया था कि जितनी भी चीजें हैं सब सामाजिक होनी चाहिए, मतलब उन पर जो अधिकार है वो समाज का होना चाहिए, सोसाइटी का होना चाहिए। तो क्या चीज, जैसे फैक्ट्री है, तो जो फैक्ट्रीज हैं ये किसी एक इंडिविजुअल की ना होकर, मतलब किसी एक की कोई फैक्ट्री ना हो, जो फैक्ट्री है उस पर पूरे मतलब लोगों का अधिकार होना चाहिए, मतलब उस पर काम कर रहे सभी लोगों का अधिकार उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो इसी बात को, क्योंकि उतने समय क्या हो रहा था, जो अमीर थे वो अपनी फैक्ट्रीज में काम करवा के लेबर से और अमीर होते जा रहे थे, और जो बेचारे गरीब थे वो और गरीब होते जा रहे थे। तो ये एक नई विचारधारा बनकर आई कि जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उस पर किसका अधिकार होना चाहिए, समाज के लोगों का अधिकार। अब समाज के लोगों का अधिकार का मतलब है कि यहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके द्वारा उस फैक्ट्री को चलाया जाए और उनके ही रूल्स वहां पर चले। अब ये तो एक विचारधारा थी, इसके अलग अलग विचारधारा वाले भी लोग थे। तो जब ये चैप्टर की शुरुआत होती है तो आपको तीन नाम देखने को मिलते हैं। सबसे पहला मिलता है लिबरल्स, दूसरा मिलता है रेडिकल्स और तीसरा मिलता है कंजर्वेटिव्स। तो इनको एक एक करके पढ़ते हैं, लिबरल्स को पढ़ते हैं, रेडिकल्स को पढ़ते हैं और कंजर्वेटिव्स को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ये जब चैप्टर स्टार्ट हुआ आपका, ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ तो मैंने कहा इस चैप्टर को जब आप स्टार्ट करेंगे तो तीन तरह के लोग आपको पढ़ने, तीन तरह के लोग का मतलब है तीन अलग अलग विचारधाराओं वाले लोग मिलेंगे। कुछ लोग लिबरल्स को मानते थे, कुछ लोग रेडिकल्स को मानते थे, और तीसरे नंबर पे आएगा कंजर्वेटिव्स, तो कुछ लोग कंजर्वेटिव्स को मानते थे। अब जो
रेडिकल्स को मानते थे या जो लिबरल्स को मानते थे वो क्या सोच रखते थे, इसके बारे में भी बात कर ले। तो कह रहे हैं लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट ऑल रिलीजन। मतलब लिबरल्स ऐसे लोग थे कि एक ऐसा देश चाहते थे कि भैया कि हमारा एक देश होना चाहिए जिसमें सभी धर्मों को मान्यता मिलनी चाहिए। तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले जो लिबरल्स थॉट्स को मानते थे, मतलब ऐसे लोग जो लिबरल्स मानते थे, मतलब ऐसे लोग जो उदारवादी थे, हिंदी में कहते हैं उदारवादी। तो ऐसे लोग जो लिबरल्स थॉट्स को मानते थे या लिबरल्स की आइडियोलॉजी को मानते थे, तो उनकी सबसे पहली जो आइडियोलॉजी थी वो थी कि हम सभी रिलीजन्स को क्या करेंगे, टॉलरेट करेंगे। मतलब हमारे देश एक ऐसा देश होना चाहिए जिसमें सभी धर्मों को मान्यता दी जाए। धर्म क्या था, वहां पर चर्च थे और अलग अलग टाइप के चर्च थे। कोई प्रोटेस्टेंट चर्च था, कोई आपका कैथोलिक चर्च था। तो ये अलग अलग टाइप के चर्च थे, जिसके कारण लोग जो हुए थे वो चर्च से अलग अलग बट गए थे। अब वो अलग अलग बट गए थे तो उनको साथ कैसे लाया जाए, तो एक देश बनाया जाएगा और उसमें सभी धर्मों को क्या है, मान्यता दी जाएगी, ठीक है। दूसरी अगर बात करते हैं तो लिबरल्स जो थे वो अपोज करते थे अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ रूलर्स। मतलब जो राजा हैं उनके पास अनकंट्रोल्ड पावर है। कंट्रोल्ड पावर का मतलब सिंपल सी बात है, मैंने आपको 100 बार बताया। अनकंट्रोल्ड पावर का मतलब है कि आप जा रहे हैं, आपकी शक्ल देखी राजा ने और राजा ने कहा मजा नहीं आया इसकी शक्ल देख के, तो क्या करें, इसको उड़ा दें। तो बिल्कुल अगर वो कहता है, इतनी पावर है उसके पास कि अगर आपको देखकर उसे अच्छा नहीं लगा तो आपको मौत की सजा सुना सकता है। तो क्यों भाई मौत की सजा सुनाए, उसकी नजरें नहीं अच्छा लगा तो नजरें हटा ले। तो ये अनकंट्रोल्ड जो पावर थी राजा के पास, इसको क्या कि इसका अपोज कर रहे थे, इसका कहीं ना कहीं कह रहे थे कि ये पावर नहीं होनी चाहिए। दे वांटेड टू वेल ट्रेन्ड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। जुडिशरी का मतलब है न्यायालय। मतलब कह रहे हैं कि वेल ट्रेन्ड न्यायालय होना चाहिए, कि एक बढ़िया ट्रेनिंग युक्त, मतलब जिसको पता हो कि किस दोष पर किस प्रकार की सजा दी जाए। एक वेल ट्रेन्ड जुडिशरी सिस्टम हो जो कहीं ना कहीं जो रूलर्स से इंडिपेंडेंट हो। ये नहीं कि रूलर्स ने कह दिया कि नहीं इसको ये सजा मिलनी चाहिए तो वही सजा मिले। चोरी की सजा अलग होगी, मौत की सजा अलग होगी। मतलब कहीं ना कहीं एक वेल, जैसे अभी हमारे देश में है कि एक वेल आपका ट्रेंड जुडिशरी सिस्टम है, तो वैसे ही उस समय वो भी क्या मांग रहे थे, वेल ट्रेन्ड जुडिशरी सिस्टम मांग रहे थे। और लास्ट है, दे वर नॉट डेमोक्रेट्स बिकॉज दे डिडंट बिलीव द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। और वो डेमोक्रेट नहीं थे, क्यों, क्योंकि ये सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, इस पर बिलीव नहीं करते थे। तो इसका मतलब है कि 3 पॉइंट तो सही थे, बस ये एक पॉइंट इनमें जो लिबरल्स का था वो थोड़ा सा गड़बड़ था। एक बार फिर से लिबरल्स को देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट आपका कह रहा है कि लिबरल्स एक ऐसा नेशन चाहते थे, क्या चाहते थे, कि ऐसा देश चाहते थे विच टॉलरेट ऑल रिलीजन्स, जो सभी धर्मों को क्या करे, टॉलरेट करे। अपोज किसका कर रहे थे, लिबरल्स अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ रूलर्स। मतलब जो किंग थे, जो राजा थे, जो इनके पास अनकंट्रोल्ड पावर थी, इसको क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। उसके बाद दे वांटेड वेल ट्रेन्ड जुडिशरी दैट इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। एक वेल ट्रेन्ड न्यायालय, एक वेल ट्रेन्ड जुडिशरी चाह रहे थे जिस पर किसी का प्रेशर ना हो, कि किसी के मतलब कहने पर वो निर्णय ले, ऐसा ना हो, वो अपने हिसाब से स्वतंत्र हो। और लास्ट पॉइंट है जो यहां से, दे वर नॉट, ये दिमाग में रखिएगा, दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। मतलब वो प्रजातांत्रिक नहीं थे, वो ये नहीं चाह रहे थे कि सभी को वोट देने का अधिकार मिले। वो केवल चाह रहे थे कि ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी है उन्हें ही वोट देने का अधिकार मिले। तो ये मैं आपको एक्सटर्नल एक पॉइंट बता दे रहा हूं, इनका चाहना था कि ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी है केवल उन्हें ही वोट देने का अधिकार मिले। ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है और वुमेन्स, इन दोनों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मतलब उनके पास राइट टू वोट मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गए लिबरल्स। लिबरल्स की क्वालिटी आपने देख ली कि लिबरल्स की आइडियोलॉजी क्या थी, ये सभी रिलीजन को मानने वाले थे। अनकंट्रोल्ड जो पावर थी राजा के पास उसका अपोज कर रहे थे, एक वेल ट्रेन्ड जुडिशरी सिस्टम चाह रहे थे। और ये डेमोक्रेट्स नहीं थे, क्यों, क्योंकि ये नहीं बिलीव करते थे कि सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो लिबरल्स की आइडियोलॉजी आपने जान ली। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं हम रेडिकल्स की। ये सब एनसीईआरटी में आपके जो लिखा है वही पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं। अब रेडिकल्स की बात करते हैं तो मैंने कहा कि रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। अब इनकी अलग आइडियोलॉजी थी भाई, ये अलग सोच को रखने वाले थे। ये कहते हैं कि हमें एक ऐसा नेशन चाहिए, एक ऐसा देश चाहिए जिसमें मेजॉरिटी जिसकी हो उसी की सरकार हो। मेजॉरिटी का मतलब बहुसंख्यक,
मतलब मैंने कहा एक देश में, मान लीजिए एक देश में आपके एक कास्ट के लोग बहुत ज्यादा हैं, मान लीजिए कोई भी कास्ट है, मान लीजिए सवर्ण अगर है ज्यादा हैं तो इनका कहना था कि सवर्णों की सरकार होनी चाहिए। मान लीजिए ओबीसी ज्यादा है तो ओबीसी की सरकार होनी चाहिए। तो इसका मतलब है किसी देश में जिसकी मेजॉरिटी है सरकार उसी की होनी चाहिए। इनका रेडिकल्स का मानना था। रेडिकल्स को हिंदी में कहते हैं परिवर्तनवादी, मतलब ये कहीं ना कहीं चेंज चाहते थे। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं मेनी सपोर्टेड वुमेन सफरगेट मूवमेंट। अब ये आपको जानना होता है, सफरगेट मूवमेंट का मतलब होता है कि मताधिकार आंदोलन, मतलब राइट टू वोट फॉर वुमेन, राइट टू वोट फॉर वुमेन। तो ये वुमेन सफरगेट मूवमेंट का मतलब हुआ कि हम लोग एक मूवमेंट कर रहे थे जो लेडीजों को, मतलब वुमेन्स को भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए इस पर। ठीक है, तो रेडिकल्स जो थे वो लिबरल से इसी बात में अलग थे। लिबरल सभी को वोट देने के पक्ष में नहीं थे, पर रेडिकल जो थे वो चाहते थे कि वुमेन्स को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए, जिस कारण वो वुमेन्स के ये सफरगेट मूवमेंट्स को क्या करते हैं, सपोर्ट करने जाते हैं। उसके बाद दे अपोज द प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस का मतलब होता है विशेषाधिकार। प्रिविलेजेस मतलब राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ये एक प्रिविलेजेस है, मतलब एक उसे जन्म से ही एक राइट मिल जाता है कि राजा का बेटा ही बनेगा, राजा बनेगा। तो इसका अपोज कर रहे थे कि नहीं, राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए। ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, जो प्रिविलेजेस जिनके पास ज्यादा जमीन थी उनको मिल गया था, या जिन जो बहुत पैसा वाले थे उनको मिला था, या जिनके पास फैक्ट्रीज वगैरह थी उनको मिला था। तो ये इसका क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने 3 पॉइंट इसमें बताए, एक बार तीनों पॉइंट को फिर से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको बताया कि एक ऐसा नेशन चाह रहे थे, कि ऐसा नेशन चाह रहे थे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन पर बेस्ड हो। ठीक, और लिबरल्स कैसा नेशन चाह रहे थे, लिबरल्स एक ऐसा नेशन चाह रहे थे जिसमें सभी धर्मों को समान रखा जाए। उसके बाद रेडिकल्स की बात करते हैं तो ये किसको सपोर्ट कर रहे थे, दे आर सपोर्टेड वुमेन सफरगेट मूवमेंट, मतलब एक मूवमेंट चल रहा था जो वुमेन्स के द्वारा, महिलाओं के द्वारा अपने वोट के अधिकार को प्राप्त करने के लिए उसको सपोर्ट किया था। और सपोर्ट करने के बाद अपोज किसका कर रहे थे, तो प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड, मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड ओनर्स थे या वेल्दी थे और जो फैक्ट्री ओनर्स थे, ये इनका क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। तो देखा आपने कि लिबरल्स की आइडियोलॉजी अलग है, रेडिकल्स की आइडियोलॉजी अलग है, और अब तीसरे नंबर पे आएगा जो कंजर्वेटिव्स, इनकी आइडियोलॉजी अलग रहती है। अब इनकी क्या आइडियोलॉजी, इसको समझ लेते हैं। मैंने कहा कंजर्वेटिव्स वाज अडॉप्टेड टू रेडिकल्स, वाज अपोज्ड टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। अब सिंपल से अगर इसको मैं आपको सिंपल सा बताऊं, कंजर्वेटिव कौन है, तो ये रूढ़िवादी हैं। अब ये रूढ़िवादी कौन होते हैं, तो रूढ़िवादी का मतलब होता है ऐसे लोग जो पुरानी विचारधाराओं को मानते हैं, जो कहते हैं अरे पुराने समय तो ऐसा होता था, अब पता नहीं कैसा होने लगा है, वही होना चाहिए था। तो ऐसे लोग जो मानते हैं कि कंजर मतलब जो सिस्टम होना चाहिए वो राजा से चलना चाहिए, आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं होना चाहिए। मतलब एक देश में मोनार्की सिस्टम चलना चाहिए, और एक राजा जो देश को जितना बेहतर चला पाएगा उतना डेमोक्रेटिक सिस्टम बेहतर नहीं चला पाएगा, ये ऐसा मानते थे। ठीक है, जो आपके घर में भी होंगे एक दो लोग, मतलब जो पुराने लोग हैं, वो सोचते हैं इस बारे में कि पुराने समय में ऐसा होता था और ऐसा ही चलता रहना चाहिए, इसको बदलना नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग क्या कहलाते थे, कंजर्वेटिव्स कहलाते थे। तो बेसिकली कंजर्वेटिव्स वाज अपोज्ड टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। अर्लियर किंग 18th सेंचुरी कंजर्वेटिव्स हैड बीन जनरली अपोज द आइडिया ऑफ चेंज। मतलब अर्लियर किंग छोड़िए, ठीक है, 18th सेंचुरी की शुरुआत में जो कंजर्वेटिव्स थे वो अपोज करते थे किसका, आइडिया ऑफ चेंज का, मतलब परिवर्तन का। ये क्या करते थे, अपोज करते थे, ये कहते थे कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जो चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए। बट जैसे ही ये 19th सेंचुरी में आते हैं, बाय द 19th सेंचुरी दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस वाज इनवाइटेबल। वो कह रहे हैं कि 19th सेंचुरी में इन्हें लगा कि नहीं, चेंज तो थोड़ा बहुत होना चाहिए। जब इन्होंने हिटलर का चेंज देखा तो इन्हें लगा कि चेंज तो थोड़ा होना चाहिए, बट जो चेंज का प्रोसेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। मतलब अचानक से चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज का प्रोसेस है वो धीरे धीरे होना चाहिए, जिससे जो सोसाइटी है उस प्रोसेस को अडॉप्ट कर सके। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में मैंने आपको बताया अलग अलग तरीके से। मैंने लिबरल्स के बारे में बताया, रेडिकल्स के बारे में बताया, और कंजर्वेटिव्स के बारे में बताया। इनके बारे में डिफरेंस कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, फिर से एक बार मैं तीनों को बता दे रहा हूं आज। मैंने कहा देखो, लिबरल्स क्या थे, तो लिबरल्स एक ऐसा नेशन चाहते थे जो सभी रिलीजन्स को माने। ठीक, दूसरी चीज
ये अपोज किसको कर रहे थे? ये अपोज कर रहे थे अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ रूलर्स। और क्या चाहते थे? ये वेल ट्रेन्ड जुडिशियल सिस्टम चाहते थे जो इंडिपेंडेंट हो रूलर्स और ऑफिशियल के, मतलब एक ऐसा न्याय वाला सिस्टम चाहते थे जिस पर किसी का दबाव ना हो, और ये इस पर बिलीव नहीं करते थे। दे वर नॉट डेमोक्रेट्स बिकॉज दे डिडंट बिलीव द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट, मतलब सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, इस पर बिलीव नहीं करते थे। अब इसी का अंतर देखिए, यही में इसमें आपको अंतर दिखेगा रेडिकल्स में। रेडिकल्स मानते हैं कि सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। रेडिकल्स की बात करते हैं तो रेडिकल्स कैसा नेशन चाहते थे? रेडिकल्स एक ऐसा नेशन चाहते थे जिसकी मेजॉरिटी जिसकी ज्यादा हो और उसी की क्या हो? गवर्नमेंट हो। मतलब जिस देश में जो लोग ज्यादा मात्रा में हो उन्हीं की गवर्नमेंट बन जाए। उसके बाद मेनी सपोर्टेड, इन्होंने सपोर्ट भी किया वुमेन सफरगेट मूवमेंट। वुमेन सफरगेट मूवमेंट क्या है? तो वुमेन्स के लिए राइट टू वोट के लिए एक आंदोलन हो रहा था, एक मूवमेंट हो रहा था, उसको सपोर्ट करते हैं रेडिकल्स। और अपोज किसका कर रहे हैं? तो अपोज कर रहे हैं प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। तो जो प्रिविलेजेस मिल रहे थे, मतलब विशेष अधिकार मिल रहे थे किसको? जिनके पास बहुत सारी जमीन थी, जो बहुत अमीर थे, जो फैक्ट्री के ओनर्स थे, इनके प्रिविलेजेस को क्या है, इनके विशेष अधिकार को क्या है, खत्म कर देना चाहिए, इस पर भी बात कर रहे थे रेडिकल्स। और लास्ट में अगर कंजर्वेटिव्स की बात करेंगे तो जो आपके कंजर्वेटिव्स हैं, कंजर्वेटिव्स वाज अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। कंजर्वेटिव्स दोनों का अपोज कर रहे थे, किसका? रेडिकल्स का और लिबरल्स का भी। पहले 18th सेंचुरी की शुरुआत में कंजर्वेटिव कह रहे थे कि नहीं, नो नीड ऑफ चेंज, कोई चेंज नहीं होना चाहिए, आइडिया ऑफ चेंज का अपोज कर रहे थे। बट जैसे ही 19th सेंचुरी में पहुंचे तो वो एक्सेप्ट करने लगे कि नहीं, कहीं ना कहीं हमें चेंज करना चाहिए, बट चेंज का जो प्रोसेस है वो स्लो प्रोसेस में होना चाहिए। मतलब चेंज एकदम से नहीं होना चाहिए, धीरे 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 चेंज होना चाहिए, जिससे समाज उसको क्या कर सके, अडॉप्ट कर सके। ठीक है, तो आज केवल हम इतना ही पढ़ेंगे। इस चैप्टर की शुरुआत की मैंने 3 आइडियोलॉजी वाले लोगों के बारे में आपको बताया। अब आगे हम सीधे आएंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज। दैट मीन्स हम पढ़ेंगे सीधे सीधे हम सोसाइटी के बारे में कि आखिर सोसाइटी कैसी थी वहां की। ठीक है, मतलब यूरोप की सोसाइटी कैसी थी और यूरोप की सोसाइटी में कैसे कैसे लोग क्या क्या चीजों को मान रहे थे। इसी के आगे हम एक बड़ा नाम पढ़ेंगे जिसका नाम आएगा कार्ल मार्क्स। और ये कार्ल मार्क्स एक ऐसा नाम है जिन्होंने सोशलिज्म को बढ़ाने में बहुत ज्यादा योगदान दिया था। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में अब कल पढ़ेंगे। आज केवल इतना ही, इसको पढ़िएगा। शायद आपने इतना लिख रखा है तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको एक बार और अपनी कॉपी में पढ़ लीजिएगा, आपको बेहतर तरीके से सब याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए सभी को, और वीडियो देखिए, लगातार वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। और अगर आप सोच रहे हैं एक वीडियो छोड़ के दूसरी वीडियो देख लेंगे तो हो सकता है आपको ना समझ में आए। ठीक, तो इसीलिए हर वीडियो को देखिए आप। ठीक, चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए। सभी को गुड नाइट।